हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वरदास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट महाराष्ट्र नांदेड़ में प्रैक्टिस करता हूं। मेरा नया वीडियो पोस्ट कोविड केयर इन चिल्ड्रन, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, जिससे आपको कोरोना के बाद बच्चों को कैसा हैंडल करना है इसकी पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। हो सकता है इस वीडियो की क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, लेकिन इसका कंटेंट इंटरनेशनल लेवल का है और मैं आपको वादा करता हूँ इस वीडियो से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग द बैटल, लेकिन आपको ध्यान रखना है बैटल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको आगे और कुछ दिनों तक बच्चों का केयर करना है, लेकिन आपका एक एम होना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द रूटीन में बच्चों को लाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पेरेंट्स में आता है और फैमिली मेम्बर्स आता है कि जिस बच्चे को या जिस इंसान को कोरोना हो चुका है वो कितने दिनों तक दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है। जनरली सब स्टडीज़ कहती है कि 10 दिन तक डेफिनेटली इन्फेक्शन फैल सकता है फ्रॉम द डे वन ऑफ द सिम्टम। डे वन ऑफ द सिम्टम का मतलब होता है जिस दिन आपको बुखार आई। अगर आपको बुखार नहीं आई तो जिस दिन आपको सर्दी खांसी थी उसको हमको डे वन पकड़ना है। कुछ बच्चे या कुछ अडल्ट्स एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव निकलते हैं, तो जिस दिन कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है उस दिन से हमें डे वन पकड़ना चाहिए। लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 14 डेज तक क्वारंटाइन रहना चाहिए। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू क्लीन द रूम आफ्टर क्वारंटाइन पीरियड इज़ ओवर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान देना है कि इफ़ पॉसिबल उस रूम को 5 दिन तक लॉक कर दीजिए। अगर आप हॉस्पिटल से डायरेक्ट 14 डेज बाद आते हैं तो रूम को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप घर में होम क्वारंटाइन थे या हॉस्पिटल में स्टे करके वापस घर में होम क्वारंटाइन हुए तो आपको 14 डेज फ्रॉम द डे वन ऑफ द सिम्टम्स रूम में रुकना है और उसके बाद उस रूम को इफ़ पॉसिबल आपको रूम को लॉक करना है। अगर आपका घर छोटा है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना है कि उस रूम को क्लीन करना है और उसी के बाद ही उस रूम को वापरना चाहिए। तो कैसा रूम क्लीन करना चाहिए? जो भी केयर टेकर या फैमिली मेम्बर रूम क्लीन करता है तो सबसे पहले उसे अपने आप को मास्क वापरना चाहिए, ग्लव्स वापरना चाहिए, सर्जिकल कैप वापरना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद जो भी सरफेस है, जो भी आपके फर्नीचर है, वॉल है, अगर डर्टी है तो वाटर एंड सोप से क्लीन करना चाहिए, एरिया बाय एरिया, टाइल्स बाय टाइल्स। उसके बाद पूरे रूम को डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्शन के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। उसको बनाना कैसा है, हर मैन्युफैक्चरर का एक अलग रूल होता है। आप उस रूल को अच्छे से पढ़िए और जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए और उस हिसाब से आप आपका डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन बनाइए। और उसके बाद हर पार्ट को, ज़मीन की टाइल्स हो, वॉल्स हो, फर्नीचर हो, हर चीज़ को आपको क्लीन एरिया बाय एरिया, टर्न बाय टर्न आपको क्लीन करना चाहिए। अगर आपके रूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जैसे मोबाइल हो, लैपटॉप हो आपके बच्चे के रूम में, तो आपको उसको भी क्लीन करना है। सबसे पहले आपको कॉटन से जो भी डर्ट है उसको क्लीन करना है और उसके बाद 70% अल्कोहल से आपको उसको एरिया बाय एरिया, हर पार्ट ऑफ द मोबाइल या जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसको आपको अच्छे से क्लीन करना है। और जहाँ तक कपड़ों का सवाल है तो कपड़े पानी में धोना है, लेकिन गर्म पानी में धोना है। सबसे पहले गर्म पानी में उस कपड़े को 2 घंटे तक भिगाना है डिटर्जेंट के साथ। उसके बाद पूरा पानी फेंकना है और नए पानी के साथ, नए डिटर्जेंट के साथ उसको अच्छे से धोना है और पूरे कपड़े धूप में ड्राई करना चाहिए। जहाँ तक जिसने भी ये रूम क्लीन किया है, बच्चों के कपड़े धोए, उसे भी खुद को अपने हैंड वॉश करना चाहिए और इफ पॉसिबल, मैं कहूँगा पॉसिबल नहीं, आपको नहाना चाहिए। तो बच्चे की पर्सनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 14 डेज़ के बाद बच्चे को अच्छे से नहलाना चाहिए। दूर से आपको देखना है कि बच्चा अच्छे से नहा रहा है। अगर आप बच्चा छोटा और खुद होकर नहीं नहा सकता है तो आपको नहलाना चाहिए और उसके बाद आप खुद नहाना चाहिए। और नहाने के बाद बच्चे को न्यू ड्रेस पहनाने के बाद फैमिली मेम्बर्स के साथ मिक्सअप करना चाहिए। जहाँ तक बाथरूम का सवाल है, बाथरूम 15 डेज़ तक हो सके तो सेपरेट है, घर में पॉसिबल तो यूज़ करना चाहिए। अगर सेपरेट बाथरूम पॉसिबल नहीं है तो उस बाथरूम को क्लीन करना चाहिए आफ्टर एवरी यूज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। इट कुड बी चाइल्ड और इट कुड बी एनी अडल्ट। और बच्चों में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये मेडिकल प्रॉब्लम अडल्ट्स में भी देखे जाते हैं, इसलिए बच्चों के साथ साथ ये मेडिकल प्रॉब्लम्स को आपको अडल्ट में भी फ़ायदा होगा। तो 3 प्रॉब्लम बच्चों में पर्टिकुलर दिखे जाते हैं, अडल्ट्स में इसके अलावा भी और कुछ प्रॉब्लम दिखे जाते हैं। क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ तो मैं सिर्फ बच्चों को कवर करूँगा। पोस्ट कोविड वीकनेस, पर्सिस्टेंट कफ और एंजाइटी, ये 3 कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में देखे जाते हैं। फटीग इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन एवरी वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि हमारी बॉडी
वायरस को फाइट करती है, तो जो भी बॉडी का एनर्जी है और रिजर्व्स है वो वायरस को फाइट करने में यूज़ हो जाता है। इसलिए बच्चों को या एडल्ट्स को वीकनेस देखा जाता है और कभी कभी वायरल इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद भी कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक ये वीकनेस देखा जाता है। तो व्हाट टू डू, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके बच्चे में वीकनेस है तो उसको एडिक्वेट रेस्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा हाई कैलोरीज फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, बनाना है, चिप्स है, पोटैटो है, ये इस प्रकार का खाना आपको देना चाहिए जिससे बच्चों की एनर्जी लेवल बढ़ सके। इसके साथ साथ बच्चों को वैरायटी ऑफ फ्रूट्स जो भी एज के साथ है, जो मैं आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा, वो भी आपको देना चाहिए। और जो भी डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंटेशन दिया है वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इसके बावजूद आपके बच्चे में अगर वीकनेस देखा जाता है तो आपको डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करना चाहिए। तो डाइट क्या होना चाहिए बच्चों का? बिलो 6 मंथ्स ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करना ही चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। 6 महीने से 2 साल के बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा वीनिंग फूड, मतलब ऊपर का खाना भी जैसे आप दे रहे थे पहले वैसा आपको कंटिन्यू करना चाहिए। इसकी भी पूरी डिटेल जानकारी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर चुका, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। 2 साल के ऊपर के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट फूड होता है ईट एज पर ओल्ड ट्रेडिशनल फूड, मतलब आपके दादा दादी जो खाना खाते थे वो बेस्ट फूड था, आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो विटामिन सी रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड आपको बच्चों को देना चाहिए, जैसे आंवला, संतरा, जाम, पपैया, बेरी। इसके अलावा जिस फ्रूट से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है जैसे तुलसी, हल्दी, अदरक, ये भी बच्चों को आपको देना चाहिए। तो बच्चों का फिजिकल वीकनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों को जल्द से जल्द फील करना चाहिए कि मैं नॉर्मल हो चुका हूँ, इसलिए रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी एज सुन एज पॉसिबल। तो कुछ एक्सरसाइज करा सकते हैं, जैसे बच्चा पहले खेलता था या एक्सरसाइज करता था, आपको रूटीन एज सुन एज स्टार्ट करना चाहिए। हो सके तो स्टार्टिंग में सिर्फ 10 मिनट से चालू कीजिए और जैसे जैसे बच्चे को सहन हो रहा है आपको टाइम बढ़ाना चाहिए और बच्चे की एज के हिसाब से और उसके फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको खेलने की परमिशन देना चाहिए। अगर बच्चा आपका छोटा है तो उसको बाहर घुमा के आप लेके आ सकते हैं। दूसरा मेडिकल प्रॉब्लम जो बच्चों में देखा जाता है कफ, कंसल्ट डॉक्टर फॉर मेडिसिन। जो भी डॉक्टर ने आपकी मेडिसिन दी उसे कंटिन्यू कीजिए। स्टीम इनहेलेशन लेना चाहिए क्योंकि वायरल कोविड इन्फेक्शन में हमने देखा है कि स्टीम इनहेलेशन का काफ़ी फ़ायदा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हो सके तो बच्चों को एक करवट पे या लेफ्ट लैटरल मतलब ऐसा या राइट लैटरल ऐसा आपको सुलाना चाहिए और फेस मास्क बच्चों को यूज़ करना चाहिए अगर बच्चों को खांसी है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन वायरल हो बैक्टीरियल हो, अगर किसी को खांसी है तो उसने फेस मास्क घर पे यूज़ करना चाहिए ताकि दूसरे मेंबर्स घर के बीमार ना हो। पर्सिस्टेंट कफ रहा तो कुछ बच्चों को, जो पर्टिकुलरली बड़े बच्चे या एडल्ट्स है, उन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93% के नीचे गया था या बच्चे को ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी या सीटी स्कैन या एक्सरे पे आपको निमोनिया के चेंजेस थे, तो ऐसे टाइप में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं यहाँ पे 2 प्रकार के ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज है बेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, आपको सिट अपराइट पोजीशन में बैठना है सीधा और आपके पेट पे, यह हाथ आपका ऐसा रखने की जगह पेट पे ऐसा आपका हाथ रखना है और ना मुंह बंद करना है। जब आप जोर की सांस लेते हैं तो पेट आपका फूलना चाहिए और आपके हाथ ऐसा फैलना चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर रोकना है और उसके बाद वापस से सांस आपको नाक से ऐसा छोड़ना है और कंप्लीट 1 मिनट तक आपको बच्चे से एक्सरसाइज करा के लेना है ताकि उसके लंग की कैपेसिटी काफ़ी इम्प्रूव हो सके। उसके बाद है बॉल वॉल स्पायरोमेट्रिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वो ऐसा दिखता है, आपको सबसे पहले अपराइट पोजीशन में बैठना है, इसका माउथ पुश आपको मुंह में लेना है और उसको क्लोज करना है और स्लोली ब्रीदिंग करना है आपको एज डीप एज पॉसिबल। देखो मैं कर रहा हूँ, ऐसा आपको ब्रीथ करना है। जैसे ब्रीथ करेंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा और ब्रीथ छोड़ेंगे तो पिस्टन नीचे आएगा। इससे आपको 30 सेकंड्स, उसके बाद 45 सेकंड और उसके बाद 1 मिनट तक आपको कंटिन्यू करना है। तीसरा मेडिकल प्रॉब्लम आता है बच्चों में, वो है एंजाइटी और एडल्ट्स में भी दिखता है। बच्चों में सिम्टम्स होते हैं, छोटे बच्चे तो एक्सेसिव क्राई, खाना खाने को रिफ्यूज़ करते हैं, रात को प्रॉपर सो नहीं पाते, उनको डर लगता है कि उनको वापस से हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। कुछ जो बच्चे बहुत छोटे हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्पर टैंट्रम मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सीले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनको वापस से जो बड़े बच्चे होते हैं फियर ऑफ री इन्फेक्शन ये भी होता है।
तो हेल्थ इज़ डिफाइंड एज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो मैंने फिजिकल हेल्थ के बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, अब मेंटल और सोशल वेलबींग के बारे में डिस्कस करूँगा, जिससे बच्चों की एंजाइटी कम होगी। मेंटल वेलबींग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स ने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। छोटे बच्चों के साथ वैरायटी ऑफ इंडोर गेम्स जैसे कैरम है, चेस है, आप उनके साथ खेल सकते हैं। यू कैन हैव लॉट ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी लाइक ऐसे राइटिंग कंपटीशन भी ले सकते हैं बच्चों में, घर के फैमिली मेम्बर्स में। और कुछ फैमिली गेट टुगेदर जैसे मंदिर में जा सकते हैं आप, थोड़ा टेरेस पे जाके गेट टुगेदर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मेंटल वेलबींग के लिए आपको बच्चों को बोर होने नहीं देना है, इसलिए उनको एक डेली रूटीन आपको बनाना है, क्योंकि जब बच्चे बोर हो जाते हैं तो डिस्ट्रप्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको बिजी रखना है। इसके लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक रूटीन सेट करना है जिसमें हर टाइम पे वो क्या करने वाले बच्चे को भी पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए। बस आपको इतना ध्यान देना चाहिए कि मोबाइल और टीवी का कम से कम यूज़ हो। सोशल वेलबींग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ, क्योंकि सोशल वेलबींग से बच्चों का रेजिलियंस बढ़ता है एडवर्सिटी के अगेंस्ट। तो आप, क्योंकि बच्चे इस वक्त दूसरे बच्चों से नहीं मिल सकते, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो कॉलिंग या कोई जूम टाइप मीटिंग आपको रखना है। इसके अलावा बच्चों को कॉलोनी में लेके घूमिए जहाँ पर वो अपने दोस्तों को देख सके और दूर से हेलो हाय करेगा। इससे क्या होगा कि बच्चों का सोशल वेलबींग काफ़ी डेवलप होगा और बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रहे मेंटल हेल्थ के, वो प्रॉब्लम्स काफ़ी कम आएंगे। लास्ट क्वेश्चन पेरेंट्स के मन में होता है, कैन माई चाइल्ड गेट री इन्फेक्टेड? या एडल्ट्स के लिए भी ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें वापस से इन्फेक्शन हो सकता है क्या। राइट नाउ हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होने वाला है या होने वाला है। ऑफ कोर्स फ्यू केसेस ऑफ री इन्फेक्शन हैड बीन रिपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन जब तक पूरी स्टडीज़ अच्छे से नहीं आ जाती तब तक सभी पेरेंट्स से मैं ये एक विनती करूँगा कि आप बच्चों का केयर कीजिए, जैसे कोरोना इन्फेक्शन होने के पहले केयर कर रहे थे, ताकि बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाए। हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर आपके बच्चों को पोस्ट कोविड केयर में फीवर वापस से आता है, खांसी सर्दी काफ़ी बढ़ जाती है, वापस से नई सर्दी खांसी आती है, या और भी कोई बीमारी आपको दिखती है, या बिहेवियर चेंजेस जैसे टेम्पर टैंट्रम, जैसे मैंने कहा, मोबाइल एडिक्शन, रात को नाइटमेयर्स हो रहे हैं, काफ़ी बच्चा रात में नींद में रो रहा है, नॉट एबल टू स्लीप, या नींद में से घड़ी घड़ी उठ रहा है, उसका खाना कम हो गया है या उसका एग्रेशन बढ़ा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इन शॉर्ट, द मोर वी गिव इम्पॉर्टेंट टू पोस्ट कोविड केयर, द बेटर विल बी द फ्यूचर। तो मैं जहाँ पे ये वीडियो में आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया हूँ, आप उसे फॉलो कीजिए, तो इससे आपके बच्चे का पोस्ट कोविड केयर प्रॉपर होगा।